हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए आज हम शुरू करेंगे राइबोसोम्स। सेल ऑर्गेनेल्स में अपना नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो क्या है? राइबोसोम्स। तो हेडिंग देंगे राइबोसोम्स। ठीक है। राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। क्या है? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या है? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स है। क्लियर? तो लिखेंगे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। क्या? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल क्या है? ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल है, या इसको कहते हैं इंजन ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? इंजन ऑफ द सेल। ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि इसका मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। क्या फंक्शन है? प्रोटीन सिंथेसिस। और आप हायर क्लास में चल के पढ़िएगा कि क्या मैकेनिज्म है प्रोटीन बनने का। सबसे पहले तो प्रोटीन बनेगा कैसा वो डिपेंड करता है डीएनए पे। किस पे डिपेंड करता है? डीएनए पे। क्योंकि आपको पता है कि डीएनए के पास होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या होता है डीएनए के पास? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है। इस डीएनए के पास होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए से बनता है आरएनए। क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है। और आरएनए से फिर बनता है क्या? प्रोटीन। क्या बनता है? आरएनए से प्रोटीन बनता है। और इस प्रोटीन से होता है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। क्या होता है प्रोटीन से? फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? प्रोटीन से क्या होता है? फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन होता है। यानी अल्टीमेटली सेल वर्क कैसा किया वो किस पे डिपेंड करता है? प्रोटीन कैसा बना। क्या किस पे डिपेंड करता है? प्रोटीन कैसा बना। और प्रोटीन को बनाने वाला कौन है? राइबोसोम्स है। इसलिए राइबोसोम्स को इंजन हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजन हाउस या फिर इंजन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंजन ऑफ द सेल कहते हैं। देखिए सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या? आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। लेकिन ये आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है? राइबोसोम होता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। और ऐसा लगता है कि जो सेल का जो एक्सप्रेशन है वो क्यों है? वो है राइबोसोम्स के कारण। क्योंकि एक्सप्रेशन किसके कारण होता है? प्रोटीन के कारण। इसलिए राइबोसोम को क्या कहते हैं? इंजन ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजन ऑफ द सेल कहते हैं। ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। क्या है? ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है। जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है तो साइटोप्लाज्म में ग्रेन माइन्यूट ग्रेन्स के जैसा ये प्रेजेंट होता है। ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। क्या? ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके पास किसी भी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता है। ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। क्या? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। देखो अभी तक हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं जिसमें डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स देखे, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स देखे, और अभी क्या देखे? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स। क्या? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स। तो जो राइबोसोम्स है वो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स है। देखिए डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये ना आपको ना डीएनए से आरएनए बनता है, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। देखो सबसे पहले तो डीएनए से डीएनए का फोटोकॉपी बनता है, इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेटेड डीएनए से बनाया जाता है क्या? आरएनए। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से बनता है प्रोटीन। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ये कहलाता है ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या? रेप्लिकेशन। इसके पूरे मैकेनिज्म को आपको कहाँ पे पढ़ना है? 12th में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है भाई? 12th में पढ़ना है। तो बस अभी आप थोड़ा सा जान जाइए कि होता क्या है। रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से
आरएनए के फॉर्मेशन को कहते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। क्लियर है। राइबोसोम्स क्या होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है और मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। राइबोसोम्स क्या होता है, ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर एंड मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। आपको पता है राइबोसोम्स को सेल में सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, यानी सबसे पहले राइबोसोम को ऑब्जर्व कौन किया, जॉर्ज पैलेडे ने किया। किसने किया, जॉर्ज पैलेडे ने किया। इसलिए राइबोसोम्स को प्लैडे पार्टिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लैडे पार्टिकल भी कहते हैं। तो राइबोसोम्स का दूसरा नाम क्या होता है, प्लैडे पार्टिकल। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया, जॉर्ज पैलेडे ने किया। कब किया, 1953 में किया। कब किया, 1953 में किया। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलेडे। इसीलिए राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, प्लैडे पार्टिकल भी कहते हैं। क्या, प्लैडे पार्टिकल भी कहते हैं। तो ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलेडे कब, 1953 में किया। कब, 1953 में किया इसको ऑब्जर्व। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा, ये बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है कि राइबोसोम्स किसका बना होता है। तो राइबोसोम बना होता है आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका, आरएनए और प्रोटीन का। वो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, लेकिन बना किसका होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। तो मेडअप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। किसका बना होता है, आरएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। देखो ये जो राइबोसोम्स है ना, ये यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल्स है। कहने का मतलब है ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होता है। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट होता है। आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए हम पढ़ते हैं कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है, लेकिन मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। क्या, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम्स ऑल सेल के पास प्रेजेंट होता है, यानी ऑल सेल्स हैव राइबोसोम्स लाइक प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। हाँ, ये बात अलग है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो राइबोसोम होता है वो एक अलग तरह का राइबोसोम होता है, यानी 70S राइबोसोम होता है। और यूकैरियोटिक सेल के पास अलग तरह का राइबोसोम होता है, 80S राइबोसोम होता है। लेकिन राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे लिखेंगे राइबोसोम्स। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो ऑल सेल हैव राइबोसोम्स, ऑल सेल हैव राइबोसोम, all cell have ribosomes like prokaryotic and eukaryotic cell, like prokaryotic and eukaryotic cell। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा राइबोसोम्स सेल ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनेल्स में भी प्रेजेंट होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट। क्या, जैसे क्लोरोप्लास्ट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी क्या होता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इसलिए राइबोसोम को कहते हैं क्या, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल्स। ठीक है, चलो इस पॉइंट पे फोकस करते हैं। ऑल सेल हैव राइबोसोम्स लाइक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्या सर कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइबोसोम्स ऑल सेल में प्रेजेंट है? नहीं, एक एक्सेप्शन है।
यहाँ पे जो मैच्योर मेमेलियन आरबीसी है, हमारा आपका जो आरबीसी है हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स है ना, उस मैच्योर रेड ब्लड सेल में राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। क्या? मैच्योर रेड ब्लड सेल में राइबोसोम्स एब्सेंट होता है। तो ऑल सेल हैव राइबोसोम एक्सेप्ट all cell have ribosomes like prokaryotic and eukaryotic except mature mammalian RBC. Except mature mammalian RBC. तो mature mammalian RBC में एब्सेंट होता है क्या? राइबोसोम। अभी हम आपको बताएं कि जो राइबोसोम्स है ना, ये ऑर्गेनेल्स, जैसे मान लेते हैं ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या? क्लोरोप्लास्ट, तुम याद करो क्लोरोप्लास्ट में क्या था? ऐसे राइबोसोम प्रेजेंट था। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। और याद करो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी राइबोसोम प्रेजेंट था। यानी जो राइबोसोम्स होता है ना, ये सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या? राइबोसोम क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए राइबोसोम्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनेल्स के अंदर रहता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, क्या लिखिए? राइबोसोम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल्स। क्यों? क्योंकि राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, जो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे राइबोसोम्स आर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं? तो आपका आंसर रहना चाहिए राइबोसोम्स। किसको कहते हैं? राइबोसोम्स को कहते हैं। आपको पता है राइबोसोम्स के पास दो सब यूनिट होता है। क्या? राइबोसोम्स के पास दो सब यूनिट होता है, या ऐसा कहें कि राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है लार्जर सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। क्या? लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। ये होता है मान लो स्मॉलर सब यूनिट और उसके नीचे होता है ये लार्जर सब यूनिट। ठीक है? तो स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट से मिलकर क्या बना होता है? राइबोसोम्स बना होता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा राइबोसोम्स हैव टू सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट। अब आपको पता है कि जो राइबोसोम्स के सब यूनिट होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, ये आपस में है जुड़े होते हैं। किससे? मैग्नीशियम प्लस 2 आयन। किससे अटैच होते हैं? मैग्नीशियम प्लस 2 आयन से जुड़े होते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा राइबोसोम्स हैव टू सब यूनिट। दो सब यूनिट होता है इसके पास। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा होता है लार्जर सब यूनिट। क्या? लार्जर सब यूनिट। देखो इस बात को ध्यान से समझना, कुछ नहीं समझ में आएगा तो जरूर पूछना। देखो ये होता है, ये इमेजिनरी डायग्राम है। ठीक है? ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम्स का, और एक होता है लार्जर सब यूनिट। क्या होता है ये? लार्जर सब यूनिट। क्या है ये? लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। सिंपल सा मतलब है कि जैसा ये पेन होता है ना, पेन, ठीक है, तो पेन और उसका कैप, ये हो गया लार्जर सब यूनिट और इसका कैप क्या हो गया? ये स्मॉलर सब यूनिट। क्लियर? तो वैसे ही ये अटैच्ड भी होते हैं, देख रहे हैं आप। ठीक है? स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। ये जो लार्जर सब यूनिट है ना, लार्जर सब यूनिट, इसके पास दो साइड्स होते हैं। एक होता है ए साइड और दूसरा होता है बी साइड। लेकिन उसके पहले कि सर ये स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट आपस में अटैच्ड होते हैं, किसके हेल्प से अटैच होते हैं? ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट।
किसके हेल्प से अटैच होते हैं? तो मैग्नीशियम प्लस 2 के हेल्प से अटैच होते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि दो राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट, ये आपस में अटैच्ड होते हैं। किसके हेल्प से अटैच होते हैं? मैग्नीशियम प्लस 2 आयन के हेल्प से अटैच होते हैं। किसके हेल्प से? मैग्नीशियम प्लस 2 आयन के हेल्प से। एक बार फिर से, किसके? मैग्नीशियम प्लस 2 आयन के हेल्प से अटैच्ड होते हैं। क्लियर? सुनना, अब इस राइबोसोम्स के पास ये जो लार्जर सब यूनिट है ना, लार्जर सब यूनिट, इसके पास 2 साइट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने? 2 साइट प्रेजेंट होता है। एक होता है ए साइट, क्या होता है? ए साइट, और दूसरा होता है पी साइट। क्या होता है? पी साइट। एक को कहते हैं एमिनो एसाइल साइट। क्या कहते हैं? एमिनो एसाइल साइट या एक्सेप्टर साइट। और दूसरा होता है पी साइट, जिसको कहते हैं पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने वाला पेप्टिडाइल साइट। क्या कहते हैं? पेप्टिडाइल साइट। क्लियर है? तो एमिनो एसाइल साइट और पेप्टिडाइल साइट। ठीक है, एमिनो एसाइल साइट का काम क्या होता है? हम आपको बताएं कि भाई ये जो राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या है राइबोसोम्स का फंक्शन? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो होता क्या है? ये होता है आरएनए। ये क्या होता है? आरएनए। क्या होता है? ये आरएनए। और आरएनए भी 3 तरह का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है हमारा राइबोसोम्स। क्या? आरआरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम्स। क्लियर है? टीआरएनए का फंक्शन है, ये एमिनो एसिड का कैरियर होता है। और मेनली एमआरएनए के पास क्या? मेनली एमआरएनए के पास क्या होता है? प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक कोड होता है। क्या होता है? प्रोटीन बनाने के लिए जेनेटिक कोड होता है। किसके पास? एमआरएनए के पास। जो सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेस का, ठीक है, जो एमिनो एसिड का, उसी के बेसिस पे क्या बनता है? उसी के बेसिस पे प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? एमआरएनए के पास होता है। किसके पास होता है भाई? एमआरएनए के पास होता है। किसके पास? एमआरएनए के पास होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि इस एमआरएनए के ऊपर इस तरह से करके बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। ठीक है, अब इधर क्या आता है? टीआरएनए। क्या आता है? टीआरएनए। टीआरएनए आता है अपने साथ एमिनो एसिड को लेके आता है। किसको लेके आता है? एमिनो एसिड को लेकर आता है। आपको पता है कि एमिनो एसिड है ना, बहुत सारे एमिनो एसिड को जोड़ने से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है, यानी प्रोटीन क्या है? प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड है। क्या है? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड है। प्रोटीन क्या है? पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड है। ठीक है, तो टीआरएनए क्या करता है? टीआरएनए क्या करता है? अपने साथ एमिनो एसिड को लेके आता है। टीआरएनए क्या करता है भाई? एमिनो एसिड को लेके आता है। टीआरएनए एमिनो एसिड को लेके आता है एक्सेप्टर साइट पे या एमिनो एसाइल साइट पे। क्या? एक्सेप्टर साइट या एमिनो एसाइल साइट पे टीआरएनए एमिनो एसिड को लेके आता है। क्लियर? और उस एमिनो एसिड को जोड़ दिया जाता है पेप्टाइड बॉन्ड से। क्या जोड़ दिया जाता है? किसके बॉन्ड से भाई? पेप्टाइड बॉन्ड से। किस बॉन्ड से? पेप्टाइड बॉन्ड से। पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या? पी साइड पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पेप्टिडाइल साइट। क्या कहते हैं? पेप्टिडाइल साइट। ठीक है, तो पेप्टिडाइल साइट, यहाँ पे एमिनो एसिड आया ए साइड पे और पी साइड पे क्या किया गया? 2 एमिनो एसिड को ऐड कर दिया गया। क्या किया गया? 2 एमिनो एसिड को ऐड कर दिया गया। इस तरह से बहुत सारे एमिनो एसिड के एडिशन से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है भाई? प्रोटीन बनता है। और ये जो है ना राइबोसोम्स, ये एमआरएनए पे ऐसा लगता है कि जैसे धागा पे कैसे मोती चलता है, उसी तरह से एमआरएनए पे ये जो राइबोसोम्स है ये मूव करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जो बीड्स होता है ना, मतलब मोती होता है, ये धागा के ऊपर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है और साइड से इस तरह से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता रहता है। किसका फॉर्मेशन करता रहता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता रहता है। इसके पूरे मैकेनिज्म को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। और ट्रांसलेशन का पूरा डिटेल मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे 12th में। कहां पे? 12th में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो 2 साइड्स के बारे में अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था अपना? 2 साइड्स आर फाउंड ऑन लार्जर सब यूनिट
two sites are found on larger सब यूनिट, ठीक है। एक होता है ए साइट, ए साइट को क्या कहते हैं, एमिनो एसाइल साइट, क्या कहते हैं, एमिनो एसाइल साइट, क्या कहते हैं, एमिनो एसाइल साइट, या इसी को कहते हैं एसेप्टर साइट, क्या कहते हैं, एसेप्टर साइट फॉर टीआरएनए, क्या कहते हैं भाई, एसेप्टर साइट फॉर, बोलो ना, टीआरएनए, और टीआरएनए आएगा अपने साथ एमिनो एसिड को लाएगा, क्या, टीआरएनए आएगा और अपने साथ एमिनो एसिड को लाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं पी साइट। पी साइट को कहते हैं पेप्टिडाइल साइट, क्या कहते हैं, पेप्टिडाइल साइट। क्यों भाई पेप्टिडाइल साइट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कहते हैं पेप्टिडाइल साइट। साइट फॉर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या, साइट फॉर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। पी साइट को क्या कहते हैं, साइट फॉर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। साइट फॉर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या, साइट फॉर ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन पी साइट कहते हैं। तो ए साइट और पी साइट याद रखिएगा, एसेप्टर साइट या इसको कहते हैं एमिनो एसाइल साइट, और दूसरा इसको पेप्टिडाइल साइट है ना, पेप्टिडाइल साइट या पी साइट। इसका फंक्शन क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन के ग्रोथ का फॉर्मेशन करता है ना, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन का ग्रोथ होता है इसके कारण, किसके कारण, पी साइट के कारण, किसके कारण, पी साइट के कारण, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन का जरूरत क्यों बना, तो सर आप जब बहुत सारे एमिनो एसिड को जोड़िएगा ना, तो एमिनो एसिड और एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है पी साइट। क्लियर है। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, है ना। दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और दूसरा होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। नेक्स्ट हेडिंग लीजिएगा, टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। टाइप्स ऑफ राइबोसोम से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्या, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, है ना। दो तरह के राइबोसोम्स होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, क्या, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है ना, उसको कहते हैं 70S राइबोसोम्स, क्या कहते हैं भाई, 70S राइबोसोम्स। और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होता है उसको कहते हैं 80S राइबोसोम्स, क्या, 80S राइबोसोम्स। सर ये 70S राइबोसोम्स जो है ना, ये भी सर इसके पास भी दो सब यूनिट होगा, बिल्कुल इसके पास भी क्या है, दो सब यूनिट है, एक लार्जर सब यूनिट है और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट है। जो लार्जर सब यूनिट है वो 50S होता है, क्या होता है, लार्जर सब यूनिट क्या होता है, 50S टाइप का होता है, और स्मॉलर सब यूनिट 30S टाइप का होता है, क्या होता है, 30S टाइप का होता है। आप कंफ्यूज हो गए कि सर 50S और 30S क्या होना चाहिए, 80S। तो भाई ये मैथ नहीं है, ये क्या है, बायोलॉजी है। वैसे भी बायोलॉजी वाले का मैथ इतना खराब होता है। खैर, दूसरा यूकैरियोटिक, भाई याद रखना कि 70S राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट 50S होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30S होता है, ठीक है। क्यों होता है, कैसे होता है, हम बताएंगे। एस क्या है ये भी हम देखेंगे। क्लियर।
और यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो एटीएच टाइप का होता है। क्या? एटीएच टाइप का होता है। और ये एटीएच टाइप का राइबोसोम्स के पास भी भाई दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, ये भी लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट यहाँ पे होता है 60H टाइप का, कितना? 60H टाइप का। और स्मॉलर सब यूनिट होता है 40H टाइप का, कितना? 40H टाइप का। ठीक है, तो 40 60 कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या दिख रहा है आपको? 80H टाइप दिख रहा है। देखिए ये जो 70H टाइप राइबोसोम है या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है ना, ये हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तुमको याद है क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में हम बोले थे कि राइबोसोम्स कैसा है? 70H टाइप का है। कैसा है? 70H टाइप का है। ठीक है, तो 70H राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में तो प्रेजेंट होता ही है, उसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑल्सो प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है? चलिए अब बात आता है कि सर एस क्या है। तो एस क्या है भाई? एस है स्वेडबर्ग यूनिट। क्या है एस? स्वेडबर्ग यूनिट। क्या इसको कहते हैं? स्वेडबर्ग कोफिशिएंट। क्या? स्वेडबर्ग यूनिट या स्वेडबर्ग कोफिशिएंट इसको कहते हैं। ये बताता है सेडिमेंटेशन रेट को। किसको बताता है? सेडिमेंटेशन रेट को बताता है। तो एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है या सेडिमेंटेशन रेट है। ये इनडायरेक्टली राइबोसोम्स के पार्टिकल का डेंसिटी मेजर करता है। क्या? ये इनडायरेक्टली राइबोसोम्स पार्टिकल का क्या करता है? ये इनडायरेक्टली राइबोसोम पार्टिकल का डेंसिटी मेजर करता है। क्या? डेंसिटी मेजर करता है और साइज मेजर करता है। क्या? डेंसिटी मेजर करता है और साइज मेजर करता है। देखते हैं कैसे। आप इमेजिनेशन कीजिए, आपको पता है ना सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट या सेडिमेंटेशन क्या होता है। जैसे ये हो गया पानी, इस पानी में अगर आप बालू डालते हैं ना, बालू का कण, कोई कण छोटा सा, तो वो कितने देर में इसकी पेंदी में आएगा, ये कहलाता है सेडिमेंटेशन। क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन। कितने देर में वो सरफेस से कहाँ पे आ जाएगा? इसके बॉटम पे आ जाएगा। तो सरफेस से बॉटम तक कोई पार्टिकल आता है तो कहते हैं भाई पार्टिकल क्या कर रहा है? सेडिमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? सेडिमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? सेडिमेंट कर रहा है। ठीक है, तो 70S अगर है यानी कि डेंसिटी और साइज उसका क्या है? कम है। वैसा राइबोसोम्स का पार्टिकल जिसका डेंसिटी और साइज कम है। अगर 80S अगर है राइबोसोम्स, इसका मतलब उसका डेंसिटी और उसका साइज जो है ना वो अधिक है। एस क्या बताता है? एस क्या होता है? तो एस डिनोट करता है सेडिमेंटेशन रेट। क्या? सेडिमेंटेशन रेट। सेडिमेंटेशन रेट या इस क्या बताता है? ये है स्वेडबर्ग यूनिट। क्या किसको दिखाता है भाई? स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट है। ये स्वेडबर्ग यूनिट को दिखाता है। किसको दिखाता है भाई? स्वेडबर्ग यूनिट को दिखाता है या सेडिमेंटेशन रेट को दिखाता है। अल्टीमेटली एस है ना, ये क्या है? इनडायरेक्टली मेजरमेंट है। क्या? राइबोसोम्स पार्टिकल का इनडायरेक्टली मेजरमेंट है। किसका? डेंसिटी और साइज का। किसका? डेंसिटी और साइज का। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा एस क्या करता है? इट इनडायरेक्टली मेजर डेंसिटी एंड साइज ऑफ पार्टिकल। इट इनडायरेक्टली मेजर it indirectly measure density and size of particle. क्या? Density and size of particle. पार्टिकल कहने का मतलब है राइबोसोम्स। क्या? राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के डेंसिटी और राइबोसोम्स के साइज का इनडायरेक्टली मेजरमेंट है क्या? एस। अगर 80S है तो इसका सेडिमेंटेशन रेट क्या है? अधिक है और साइज क्या है? बड़ा है। और 70S है तो इसका सेडिमेंटेशन क्या है? कम है और साइज क्या है? छोटा है। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आता है कि सर कैसे? क्या 70S जो है ना वो 50S और 30S से मिलके बना है। जैसे मान लो, सिंपल सा मतलब है
कि ये जो है ना, ये पेन का ढक्कन और ये पेन, क्लियर। देखो होता क्या है, पेन और उसका ढक्कन एक साथ अगर हम पानी में गिराते हैं तो सेडिमेंट करता है। वो इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। मान लो ये पेन है ढक्कन के साथ, ये लार्जर सब यूनिट और ये क्या हो गया, स्मॉलर सब यूनिट। क्या, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। इस पूरे पेन को अगर इसे हम पानी में डाल दिए ना तो ये सेडिमेंट कर गया। कितने समय में, मान लेते हैं 70 मिनट में, है ना, 70 मिनट में, ठीक है, 70 मिनट में ये सेडिमेंट कर गया। लेकिन सिर्फ स्मॉलर सब यूनिट को अगर हम पानी में डालते हैं ना तो ये कितने देर में सेडिमेंट किया, 30 मिनट में। किसमें, कितने मिनट में भाई, 30 मिनट में सेडिमेंट किया, क्लियर। और सिर्फ लार्जर सब यूनिट को वाटर में डालते हैं तो कितने देर में सेडिमेंट किया, बोलो ना, 50 में। कितने में, 50 में। तो देखो अगर इस पेन को सिर्फ डाल रहे हैं तो 50 सेकेंड में या 50 मिनट में सेडिमेंट कर रहा है, ढक्कन को डाल रहे हैं तो 30 मिनट में। और दोनों को अगर हम साथ में डालते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि 50 और 30 80 मिनट में सेडिमेंट कर रहा है। ये कितने मिनट में सेडिमेंट कर जा रहा है, बोलो ना, 70 मिनट में ही सेडिमेंट कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए इसी तरह से एटीएस का भी कॉन्सेप्ट सेम है कि भाई जब इस पूरे राइबोसोम्स को पानी में डाल रहे हैं तो कितने देर में, 80 मिनट्स में सेडिमेंट कर रहा है। लेकिन सिर्फ लार्जर सब यूनिट को डाले तो 60 और सिर्फ स्मॉलर को डाले तो 40 में किया। और दोनों को जब साथ में डाले तो एटीएस आया। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये एस क्या है, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट है। क्या भाई, स्वेडबर्ग कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट है, या इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट। ये एस क्या मेजर करता है, इनडायरेक्टली मेजर करता है। किसको मेजर करता है भाई, राइबोसोम्स के डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। किसको, डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक टर्म है जिससे हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। और ये जो टर्म है पॉलीराइबोसोम्स कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलीराइबोसोम्स, या इसको कहते हैं एर्गोसोम्स। क्या, पॉलीराइबोसोम्स क्या कहते हैं, एर्गोसोम्स कहते हैं, जो कि आपको डिटेल में समझ में आएगा, विजुअलाइज होगा 12th क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, पॉलीराइबोसोम्स। एक पॉइंट है, हेडिंग नहीं, पॉलीराइबोसोम्स या इसको कहते हैं पॉलीसोम या कहते हैं एर्गोसोम्स। क्या कहते हैं, एर्गोसोम्स, ठीक है। तो पॉलीराइबोसोम्स, पॉलीसोम्स या एर्गोसोम्स, ठीक है। ये जो है ना पॉलीसोम्स, पॉलीराइबोसोम्स या एर्गोसोम्स, ये क्या होता है, बहुत सारे कुछ आरएनए और कुछ एमआरएनए और कुछ राइबोसोम्स के मिलने से बनता है। क्या, सेवरल राइबोसोम्स है, ये किसका बना होता है, सेवरल राइबोसोम्स प्लस एमआरएनए। सेवरल राइबोसोम्स और एमआरएनए के मिलने से क्या बनता है, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। ये है एमआरएनए। क्या है ये, एमआरएनए, ठीक है। देखो भाई हम आपको आरएनए का टाइप बता देते हैं। ये जो आरएनए है ना, ये मेनली 3 तरह का होता है। एक होता है टीआरएनए, इसका काम है एमिनो एसिड को कैरी करना। दूसरा होता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। टी फॉर ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, जो एमिनो एसिड का ट्रांसफर करता है। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए। अभी हमको बताया ना कि राइबोसोम्स किसका बना होता है, प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। तो मेनली वो प्रोटीन और आरआरएनए का बना होता है, राइबोसोमल आरएनए का बना होता है। और तीसरा होता है एमआरएनए। इस एमआरएनए के पास एक्चुअल में होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की प्रोटीन कैसा बनेगा। क्लियर, तो ये हो गया एमआरएनए। और इस एमआरएनए पे बीड्स के जैसे, मोतियों के जैसे जुड़े होते हैं। क्या, बोलो ना, राइबोसोम्स। क्या, राइबोसोम्स, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट, इस तरह से। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स या एर्गोसोम्स कहते हैं। क्लियर है। ऐसा लगता है कि ये जो राइबोसोम्स है ना, इस स्ट्रिंग पे, इस धागा पे, एमआरएनए पे क्या बीड्स के जैसे मूव करते हैं। तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, क्या, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। आपको अगर स्टेटमेंट आ जाए बीट्स ऑन स्ट्रिंग, किसके लिए स्टेटमेंट है, आंसर जाएगा पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम के लिए। किसके लिए, पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स के लिए। क्लियर है।
नेक्स्ट अपना राइबोसोम यहाँ पे होता है खत्म, ठीक है। हमको समझ में आता है कि भाई एस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आपको समझ में आ गया। ये इनडायरेक्टली मेजरमेंट है राइबोसोमल पार्टिकल का, जो राइबोसोमल पार्टिकल की डेंसिटी और साइज को मेजर करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बाद, वो है क्या है, साइटोस्केलेटन। क्या पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा साइटोस्केलेटन। देखो साइटोस्केलेटन, अब हमारा स्केलेटन क्या करता है, भाई, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो मेरा बॉडी का शेप है, जो हाथ का शेप है, वो क्यों है मेंटेन, हमारे स्केलेटन के कारण मेंटेन है ना। आज हम मूव कर पा रहे हैं किसके कारण, स्केलेटन भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन भी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साइटोस्केलेटन भी सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साइटोस्केलेटन के कारण सेल में मोटिलिटी होती है। क्या होती है, मोटिलिटी होती है। और साइटोस्केलेटन के कारण सेल का जो शेप है वो मेंटेन रहता है। क्या, सेल का शेप मेंटेन रहता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे साइटोस्केलेटन। और ये साइटोस्केलेटन बना किसका होता है, ये बना होता है नेटवर्क ऑफ प्रोटीन का। किसका बना होता है, नेटवर्क ऑफ प्रोटीन का बना होता है। इसका नेटवर्क ऑफ प्रोटीन का बना होता है। और ये साइटोस्केलेटन का फंक्शन क्या है, तो उससे पहला फंक्शन हो गया कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। वेरी गुड। दूसरा, ये सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। और तीसरा, बोलो ना, ये सेल के शेप को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, यानी मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल। क्या, मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ सेल, ठीक है। इस साइटोस्केलेटन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन में हम पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या क्या पढ़ेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, सीलिया एंड फ्लैजिला। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला। क्लियर। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है। किसका, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का बना होता है। और किसका बना होता है, ट्यूबुलिन का बना होता है। किसका, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ट्यूबुलिन क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये बस यही बात इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपल पूछ लिया जाएगा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है, आंसर चला जाता है ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। किसका, ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है आगे, तो माइक्रोट्यूब्यूल जब सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेल डिवीजन, एक सेल से दो सेल का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो जब सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे ना, वहां पे हम आपको बताएंगे ये माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। स्पिंडल फाइबर क्या है, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जो क्रोमोसोम को एक दूसरे से अलग करता है। क्या, क्रोमोसोम को एक दूसरे से अलग करता है। क्लियर। जैसे दो पेयर, मतलब वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उनको अलग करता है, एक क्रोमोसोम इधर और एक क्रोमोसोम इधर, इस तरह से। तो स्पिंडल फाइबर का ये फंक्शन है। और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कब होता है, सेल डिवीजन के समय। तो स्पिंडल फाइबर बनता किससे है, तो इसी से बनता है, किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से या ट्यूबुलिन प्रोटीन हम बोले। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है किसका बना होता है,
कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ट्यूबुलिन का बना होता है। किसका बना होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ट्यूबुलिन का बना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ट्यूबुलिन। माइक्रोट्यूब्यूल्स मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ट्यूबुलिन। इसका कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ट्यूबुलिन का बना होता है। किसका? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ट्यूबुलिन का बना होता है। सेल डिवीजन के समय ये माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या? ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म्स, बोलो ना, स्पिंडल फाइबर। क्लियर है? नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। अब मैं बस यही इंपॉर्टेंट रखना है यार, एक तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है और सेल डिवीजन के समय ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट माइक्रोट्यूब्यूल के बाद हम पढ़ेंगे क्या? माइक्रोफिलामेंट। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोफिलामेंट। ये माइक्रोफिलामेंट क्या है? तो लिखना मेड अप ऑफ। ये माइक्रोफिलामेंट किसका बना होता है? एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। ये भी एक कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, एक्टिन प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट। ये माइक्रोफिलामेंट एसोसिएटेड होता है किससे? मसल कॉन्ट्रैक्शन से। किससे? मसल कॉन्ट्रैक्शन से। मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, इस कारण मूवमेंट होता है, ठीक है, फेस चेंज होता है, फेशियल एक्सप्रेशन होता है। क्यों? मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और मसल कॉन्ट्रैक्शन का कारण क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन। क्या? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन एक्टिन। और एक्टिन जो है ना, बहुत सारा एक्टिन मिलके क्या बनाता है? माइक्रोफिलामेंट बनाता है। क्या बनाता है? माइक्रोफिलामेंट बनाता है। तो माइक्रोफिलामेंट क्या हो गया? मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन माइक्रोफिलामेंट मेड अप ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। और कौन से कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन? एक्टिन। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई ये जो माइक्रोफिलामेंट है ये किसका बना होता है? एक्टिन का। माइक्रोट्यूब्यूल किसका बना होता है? ट्यूबुलिन का। बस इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल सेल डिवीजन के समय क्या बनाएगा? स्पिंडल फाइबर। एक्टिन इज रिलेटेड विथ, बोलो ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो माइक्रोफिलामेंट एक्टिन का बना होता है विच कंसर्न विथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, which concerned with या which is related with muscle contraction, which is related with muscle contraction। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला। क्या पढ़ेंगे? सीलिया एंड फ्लैजिला। आज के लिए इतना ही। राइबोसोम्स और साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन में माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। क्या? माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट। एक बार रिकैप करते हैं राइबोसोम्स को। राइबोसोम्स को इंजन ऑफ द सेल कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। सबसे पहले राइबोसोम्स का डिस्कवर किया था किसने देखा था? ऑब्जर्व किसने किया था? जॉर्ज पैलेडे ने किया था। इसलिए राइबोसोम्स को पैलेडे पार्टिकल भी कहते हैं। कब? 1953 में। ये राइबोसोम्स बना होता है प्रोटीन का और आरएनए का। आरएनए में भी कौन सा आरएनए? आरआरएनए का बना होता है। राइबोसोम्स के पास एक तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि राइबोसोम्स एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनेल्स विद इन ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, लेकिन मैच्योर्ड मेमेलियन आरबीसी में ये राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। राइबोसोम्स मेनली दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक होता है स्मॉलर सब यूनिट और दूसरा होता है लार्जर सब यूनिट। आपको याद रखना है कि स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट आपस में जुड़ा होता है किसके हेल्प से? मैग्नीशियम +2 आयन के हेल्प से। किसके हेल्प से?
मैग्नीशियम प्लस 2 आयन के हेल्प से। लार्जर सब यूनिट पे दो साइट होता है, ए साइट और पी साइट। ए साइट कहने का मतलब है एमिनो एसाइल साइट या एसेप्टर साइट, जहां पे आपके एमिनो एसिड जहां पे आता है। पी साइट या पेप्टिडाइल साइट जिसको कहते हैं, या पॉलीपेप्टाइड का जहां पे ग्रोथ होता है उस साइट को क्या कहते हैं, पी साइट कहते हैं। क्लियर। तो ए साइट और पी साइट कहाँ पे होता है, लार्जर सब यूनिट पे होता है। कहाँ पे होता है, लार्जर सब यूनिट पे होता है। उसके बाद हम पढ़े टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, दो तरह के होते हैं, 70s राइबोसोम्स और 80s राइबोसोम्स। 70s राइबोसोम दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, 50s और 30s। एस क्या बताता है भाई, सेडिमेंटेशन रेट को बताता है या सेडवर्ग कोफिशिएंट को बताता है। ये इनडायरेक्टली मेजर करता है राइबोसोम पार्टिकल की डेंसिटी और साइज को। यूकैरियोटिक राइबोसोम हम देखें 80s टाइप का होता है, जो बना होता है 60s और 40s राइबोसोम से। किससे, 60s और 40s राइबोसोम से। बहुत सारे राइबोसोम्स और एमआरएनए मिलके क्या बनाता है, पॉली राइबोसोम, पॉलीसोम या ऑर्गोसोम्स बनाता है। उसके बाद हम पढ़े माइक्रो फिलामेंट और माइक्रो ट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल या ट्यूबुलिन प्रोटीन सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जबकि माइक्रोफिलामेंट एक्टिन का बना होता है और ये मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन से कंसर्न होता है। तो साइटोस्केलेटन में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीलिया एंड फ्लैजिला अगले क्लास में। तब तक आप एनसीईआरटी से पढ़ के आइएगा सीलिया और फ्लैजिला, और आज जो राइबोसोम्स पढ़े और माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट पढ़े ये भी जरूर पढ़िएगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। थैंक यू।